कुछ घंटे बाद एकांश अभी भी सो रहा था, लेकिन काव्या परेशान सी अभी तक बैठी थी। उसको एकांश के इतने पास होने पर इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि वो चैन से सांस तक नहीं ले पा रही थी। ऊपर से अब बालकनी में धूप आ गई थी। एकांश के ऊपर काव्या थी तो सारी धूप उसके ऊपर ही थी, जिससे अब उसको गर्मी लगने लगी थी। और अब उससे ऐसे और देर बैठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत भी नहीं थी कि वो एकांश को नींद से उठा सके। एकांश के गुस्से के दो वर्जन से वो और डरी हुई थी। पहले तो एकांश बस गुस्से में बोलता था, उसको मार देगा, पंखे से उल्टा लटका देगा। पर अब तो एकांश गुस्से में लोगों को जेल और आग तक लगाने पर आ गया था। काव्या अब एकांश से पंगे नहीं लेना चाहती थी। क्या पता एकांश की खिसक जाए और वो सच में उसको पंखे से उल्टा लटकाकर पंखा चला दे, तो उसका क्या होगा। काव्या मुंह बनाकर सोचने लगी, वो ऐसा क्या करे जिससे एकांश नींद से उठ भी जाए और उसको एकांश के गुस्से का सामना भी ना करना पड़े। काव्या के दिमाग में कुछ आइडिया आया और वो एकांश को उठाते हुए बोली, सुनो। पर एकांश नहीं उठा। काव्या फिर एकांश का हाथ हिलाते हुए बोली, सर सुनिए। पर एकांश गहरी नींद में था तो वो उठा नहीं। काव्या ने 3 से 4 बार एकांश को उठाया, पर एकांश उठा नहीं। तो काव्या ने गुस्से में उसके पेट में चुटकी काटते हुए कहा, पागल गधे उठ। एकांश को बहुत जोर से लगी और वो अपनी आंखें खोलकर काव्या को घूर कर देखने लगा। काव्या की हलक सूख गई। एकांश काव्या को घूरते हुए बोला, तुमने क्या बोला। काव्या अपना थूक अंदर करते हुए बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। एकांश, मुझे बराबर सुनाई देता है, तुम्हारे जैसे कान खराब नहीं है मेरे। काव्या डर से अटकते हुए बोली, वो मैं तो ये बोल रही थी कि आप गधे घोड़े बेच कर क्यों सो रहे हैं। देखिए कितनी धूप निकल आई है। एकांश, मुझे चूना लगा रही हो। काव्या ने अपना सिर नामे हिला दिया। एकांश काव्या का सिर पकड़ते हुए बोला, तुमको मैं चूने के जैसे पानी में घोलकर दीवार पर फेंक दूंगा, दोबारा मुझे घुमाने की कोशिश की तो। काव्या ने मासूम सा मुंह बना लिया और अपनी नजरें नीची कर लीं। मन तो उसका कर रहा था कि एकांश को पहले सुपारी के जैसे काटे, फिर पान में भरकर चबा जाए, पर मजबूरी की मारी कुछ नहीं कर सकती थी। बेचारी वो तो अब अपनी भड़ास भी नहीं निकाल सकती थी। एकांश काव्या को देखते हुए बोला, मुझे उठाया क्यों। काव्या ने नजरें उठाकर एकांश को देखते हुए धीरे से कहा, आप बहुत देर से सो रहे थे। एकांश, तो तुमको कोई दिक्कत थी। काव्या फिर एकांश को देखने लगी। वो एकांश के मुंह पर बोल देना चाहती थी, सो तो मेरे ऊपर रहे थे ना, तो मुझे दिक्कत नहीं होगी तो पड़ोसी को होगी। इतना ही सोने का शौक है तो मुझे छोड़कर कहीं भी फैलो जाके। अरे मैं तो चाहती हूँ आप तो कुंभकर्ण जैसे सो जाओ, जो महीनों बाद एक बार उठो। काव्या फिर मन में सोच रही थी कि एकांश उसको घूरते हुए बोला, तुमको क्या दिक्कत थी जो तुमने मुझे पिंच किया। काव्या अपने सेंस में आई और उसने एकांश के गुस्से से बचने के लिए कोई आइडिया सोचा था। वो बोली, वो आप इतनी धूप में सो रहे थे, आपकी स्किन पर असर पड़ेगा, इतनी गोरी स्किन काली पड़ जाएगी। आपने तो सनस्क्रीन भी नहीं लगाई होगी, फिर महीनों लग जाएंगे आपको नॉर्मल होने में। तो मैंने सोचा आपको उठा देती हूँ ताकि आप आराम से अंदर बेड पर सो सकें और आपकी स्किन भी सुरक्षित रहे। एकांश काव्या को आंखें छोटी करके देखने लगा। काव्या ने मासूम सा फेस बना लिया। एकांश काव्या को देखकर बोला, तो मेरा पूरा पान बना रही हो। काव्या ने बेचारों सा मुंह बनाकर कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो बस आपके भले के लिए सोच रही थी। एकांश, तो मेरा भला सोच रही थी कि मेरी नींद के बीच अपने मोटे दिमाग का भाला घुसा रही थी। काव्या अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है फिर से सो जाइए, मैंने तो भला ही सोचा था। एकांश, तुम ना मुझे टोपी मत पहनाओ, तुम किसका भला सोच रही थी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। काव्या मुंह बनाकर एकांश को देखते हुए अपने मन में बोली, टोपी क्या, मन तो बड़ा सा टोपा पहनाने को कर रहा है, जिसको पहनाकर तब तक मारूं जब तक अकल के दरवाजे ना खुल जाएं इनके। एकांश काव्या के सिर पर टपली मारते हुए बोला, तुम मुझे मारने का प्लान कर रही हो, जान प्यारी नहीं है क्या। काव्या की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से एकांश को देखने लगी। उसका मन तो कर रहा था कि वो एकांश से पूछ ले उसको कैसे पता चला कि वो क्या सोच रही है, पर उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। एकांश काव्या को देखते हुए बोला, तुम्हारा जो ये मुंह है ना, जब तुम सोचती हो अलग अलग एंगल बनाकर सब बता देता है। तुम क्या सोच रही हो और किस बारे में सोच रही हो। काव्या ने तुरंत अपना फेस नॉर्मल कर लिया और इधर उधर देखते हुए बोली, अब अंदर चलें। एकांश, क्यों, तुमको यहाँ कोई दिक्कत है। काव्या, इतनी धूप है, आपको गर्मी लग रही होगी। एकांश काव्या को देखने लगा।
गर्मी उसको नहीं, काव्या को लग रही थी। काव्या के माथे से पसीना निकल रहा था। एकांश ने फिर कुछ नहीं कहा और काव्या को छोड़ दिया। एकांश के छोड़ते ही काव्या ऐसे भागी जैसे भूत पीछे पड़ गया हो। एकांश तो बस शौक में उसको देखता रह गया। काव्या सीधा स्टडी रूम में आई और गहरी सांस लेते हुए बोली, चलो जान बची। काव्या फिर सोफे पर आकर बैठ गई और सोचने लगी, अब वो क्या करेगी। उसने जो बिजनेस करने का सोचा था उसका क्या होगा। तभी उसको मिस्टर मित्तल की याद आई और वो अपने सिर पर हाथ रखकर बोली, ओह सेठ, आज तो मिस्टर मित्तल से मिलना था, मैं तो भूल ही गई। काव्या परेशान हो गई और जल्दी से उसने अपने फ़ोन में मेल आईडी ओपन की तो उसमें मिस्टर मित्तल का मेल था। काव्या ने मेल ओपन किया तो उसमें लिखा था, वेलकम बैक। काव्या को मैसेज का मतलब समझ नहीं आया। वो मेल को ही देख रही थी कि एकांश स्टडी रूम में आते हुए बोला, चलो। काव्या हड़बड़ा गई और उसने तुरंत अपना फ़ोन बंद कर दिया। एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर लीं और काव्या के पास आकर एक नज़र उसका फ़ोन देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो। काव्या एकांश को मिस्टर मित्तल से हुई बात के बारे में बताना नहीं चाहती थी। काव्या को लगा अगर एकांश को उसके बिजनेस करने वाली बात के बारे में पता चला तो वो कभी उसको बिजनेस नहीं करने देगा, ऊपर से उसके लिए प्रॉब्लम और खड़ी करेगा। इसलिए काव्या बात को छुपाते हुए बोली, नहीं, वो आपने पीछे से आवाज़ दी तो मैं चौंक गई बस। एकांश ने फिर कोई सवाल नहीं किया और बोला, ऑलरेडी कंपनी के लिए लेट हो गया है, चलो। काव्या ने विचारों सा मुंह बना लिया और एकांश से बोली, अगर आज मैं कंपनी ना जाऊं तो। एकांश, तो मैं तुमको उठाकर ले चलूंगा। काव्या आंखें बड़ी करके एकांश को देखने लगी। उसने तो इसलिए कंपनी ना जाने का सोचा था कि वो मिस्टर मित्तल से बात करके उनसे मिलने की सेकंड अपॉइंटमेंट ले लेगी, पर एकांश तो अलग ही उसको परेशान करने में तुला है। वो आम बोलती है तो एकांश अलग ही इमली बोलता है। काव्या चुपचाप खड़ी एकांश को देख रही थी कि एकांश बाहर की तरफ जाते हुए बोला, बाद में देख लेना, अभी चलो। काव्या ने गंदा सा मुंह बना लिया। एकांश जा रहा था कि उसकी नज़र टेबल पर रखी बुक पर गई और वो रुककर उस बुक को देखते हुए बोला, तुमने ये बुक नहीं पढ़ी। काव्या एकांश को देखने लगी। एकांश भी काव्या की तरफ देखकर बोला, तुम तो बुक लॉन्च होते ही बुक तुरंत पढ़ने के लिए खरीद लेती हो और एक ही दिन में पूरी बुक पढ़ लेती हो, फिर इस बार क्या हुआ, तुमने इस बुक को ओपन करके भी नहीं देखा। काव्या एकांश को शौक में देख रही थी। एकांश इतना सब कैसे जानता था। फिर काव्या को याद आया उसने ही उस दिन एकांश को बताया था वो मिस्टर मित्तल की फैन है और उनकी बुक लॉन्च होते ही खरीद लेती है। काव्या फिर नॉर्मल होकर एकांश के पास आकर बोली, वो अभी तक टाइम नहीं मिला। एकांश ने काव्या को फिर बुक उठाकर दी और बोला, आज कंपनी में तुमको ज़्यादा काम नहीं होगा तो तुम आराम से पढ़ सकती हो, इसको अपने पास रख लो। काव्या ने एकांश से बुक ले ली और उसको समझ नहीं आया एकांश क्यों चाहता है कि वो ये बुक पढ़े, पर काव्या के पास ज़्यादा टाइम नहीं था सोचने का, तो उसने अपने बैग में बुक रखी और एकांश के साथ कंपनी के लिए निकल गई। काव्या एकांश के साथ कंपनी आ गई और अपने केबिन में चली गई। काव्या ने अपना बैग साइड रखा और अपना फ़ोन रखने ही जा रही थी कि उसकी फिंगर लगकर फ़ोन ओपन हो गया और फ़ोन में अभी भी मेल ओपन था। काव्या फिर मेल को देखने की सोचने लगी, मिस्टर मित्तल ने वेलकम बैक का मेल क्यों किया। फिर उसको लगा शायद बाय मिस्टेक आ गया होगा। काव्या के पास आज कुछ काम नहीं था। आज एकांश ने उसको कुछ काम दिया ही नहीं था। वो तो बस काव्या को अपने साथ इसलिए लाया था ताकि मंजरी जी काव्या को अकेला पाकर फिर उसके ऊपर तानाकसी न करे। पर काव्या एकांश के बिहेवियर से बहुत परेशान हो चुकी थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी लाइफ में करेगी क्या। ऐसे वो एकांश के हाथ की कठपुतली बन के तो नहीं रह सकती है ना। ऊपर से एकांश का क्या भरोसा, कब गुस्से में उसको आग लगा दे। वो अपनी जान ऐसे नहीं गंवाना चाहती थी। इसलिए उसने सोचा वो एकांश को बिना बताए अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगी और एक बार वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो उसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी और जब वो अकेली रहेगी तो एकांश का उसको कोई डर नहीं रहेगा। सोचते हुए काव्या ने मिस्टर मित्तल का मेल ओपन किया क्योंकि अभी उसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत थी जो उसको बिजनेस स्टेप करने में हेल्प कर सके। और वो मिस्टर मित्तल से पहले भी बात कर चुकी थी और मिस्टर मित्तल खुद उसको टिप्स देना चाहते थे तो वो उनकी मदद ज़रूर करेंगे। सोचकर काव्या ने मिस्टर मित्तल को मैसेज किया, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। सॉरी सर,
मैं सुबह आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। क्या हम शाम को मिल सकते हैं? काव्या ने मेल सेंड किया और रिप्लाई का वेट करने लगी, पर 10 मिनट हो गए, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो काव्या हताश हो गई और अपना फ़ोन बंद करके बैग में डालने वाली थी कि उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आया। काव्या ने तुरंत फ़ोन ऑन किया तो उसमें मिस्टर मित्तल का मेल था। ओके, टाइम एंड प्लेस। काव्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो फिर सोचने लगी। उसने मिस्टर मित्तल से मिलने की रिक्वेस्ट तो कर दी थी, पर वो मिस्टर मित्तल से कब और कहाँ मिलेगी, क्योंकि एकांश तो उसको कहीं जाने नहीं देता। फिर काव्या ने सोचा वो एकांश के साथ घर चली जाएगी, फिर अपना कुछ पर्सनल सामान लेने के बहाने ड्राइवर के साथ मार्केट चली जाएगी, तो एकांश को शक नहीं होगा और एकांश उसके साथ मार्केट तो जाने से रहा तो उसको मिस्टर मित्तल से मिलने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसलिए उसने मिस्टर मित्तल को ऑफिस ओवर होने के 1 घंटा बाद का टाइम और एक कॉफ़ी शॉप का एड्रेस भेज दिया। काव्या फिर खुशी-खुशी ऐसे ही कुछ फाइल देखने लगी। उसको खुशी इस बात की थी कि वो अपने फेवरेट राइटर, अपने मेंटर से मिलेगी और दूसरी खुशी इस बात की थी कि वो अब खुद का बिज़नेस स्टार्ट करेगी, जो वो कितने समय से करना चाहती थी। वो अपना सपना पूरा करने की पहली शुरुआत करने जा रही है। शाम को ऑफिस ओवर होने का टाइम होते ही काव्या जल्दी से एकांश के केबिन में पहुंच गई और एकांश से बोली, सर टाइम हो गया, चलें? एकांश ने काव्या को आंखें छोटी करके देखा, फिर बोला, आज तुम घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड लग रही हो। काव्या नॉर्मल होते हुए बोली, वो आज कुछ काम नहीं था तो बोर हो गई हूँ, इसलिए घर जाने की जल्दी है। एकांश, ओह रियली? काव्या ने अपना सिर हिला दिया। एकांश गहरी सांस लेते हुए बोला, ओके, तुम ड्राइवर के साथ घर चली जाओ, मेरी एक मीटिंग है तो मुझे लेट होगा। काव्या खुशी से बोली, क्या आपकी मीटिंग है? एकांश, क्या बात है, तुम आज कुछ ज़्यादा ही खुश नजर आ रही हो। मेरे साथ में ना चलने की खुशी या कुछ और? काव्या थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। एकांश, पूछ लिया या कुछ और बाकी है? काव्या, नहीं, हो गया। एकांश, तो जाओ। काव्या ने फिर कुछ नहीं कहा और जाने लगी। उसको बहुत खुशी थी कि एकांश की मीटिंग है। अब उसको एकांश से ना झूठ बोलना पड़ेगा, ना उसको एकांश का डर रहेगा। वो दादी माँ को आराम से मनाकर घर से बाहर जा सकती है। काव्या जा रही थी, एकांश उसको रोकते हुए बोला, तुमने बुक पढ़ी? काव्या रुक गई और पलटकर एकांश को देखने लगी। एकांश भी काव्या को ही देख रहा था। काव्या थोड़ा रुककर बोली, नहीं, मैं भूल गई थी, घर जाकर पढ़ती हूँ। एकांश ने सिर हिला दिया और अपना काम करने लगा। काव्या ने अपनी आईब्रो जोड़ ली और फिर जाते हुए अपने मन में सोचने लगी, एकांश बार बार उसको बुक पढ़ने की क्यों बोल रहा है। पर काव्या ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से केबिन से बाहर आ गई और घर के लिए निकल गई। काव्या घर आई तो उसके पास रश्मि का कॉल आया। काव्या ने सोचा वो मिस्टर मित्तल से मिलने अकेली जाएगी तो कहीं वो नर्वस होकर कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए उसने सोचा वो रश्मि को भी बुला ले। इससे अगर कुछ गड़बड़ हुई तो रश्मि संभाल लेगी और उसका भी रश्मि से मिलना हो जाएगा। फिर पता नहीं कब मिलने को मिले, क्योंकि अब एकांश के डर की वजह से काव्या ने सोच लिया था कि वो रश्मि से दूर ही रहेगी। पर अभी एकांश उसके साथ या उसके आसपास भी नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। काव्या रश्मि को भी कैफे आने का बोलकर दादी माँ से परमिशन लेके कैफे चली गई। काव्या थोड़ा पहले ही कैफे आ गई थी, वो लेट नहीं होना चाहती थी। काव्या पहुंच गई थी पर रश्मि अभी तक नहीं आई थी। काव्या रश्मि को कॉल ही करने जा रही थी कि उसके पीछे से अखिल की आवाज आई, हाय। काव्या पलटकर अखिल को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाय, आप यहाँ कैसे? आज तो सर की मीटिंग है ना, फिर आपकी छुट्टी कैसे कर दी सर ने? अखिल, सर की कोई पर्सनल मीटिंग है जिसमें वो अकेले जाने वाले हैं। काव्या मन में सोचने लगी, एकांश की ऐसी कौन सी मीटिंग है जिसमें उसको अकेले जाना है? वैसे तो एकांश हर मीटिंग में अखिल को साथ ले जाता है। अखिल आगे बोला, मुझे भी स्टेशन जाना था तो आया था, ट्रेन लेट है तो सोचा तब तक कुछ पेट पूजा कर ली जाए। पर तुम यहाँ कैसे? काव्या, वो मैं। काव्या इतना ही बोली थी कि रश्मि पीछे से आकर काव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मुझसे मिलने आई है, तुमको कोई दिक्कत है? अखिल ने रश्मि को देखकर मुंह बना लिया। रश्मि अखिल को देखकर तिरछी मुस्कान के साथ बोली, आज तुम्हारे पास पेट पूजा के पैसे हैं या बर्तन धोने वाले हो? अखिल घूर कर रश्मि को देखने लगा। काव्या रश्मि को देखकर बोली, ये क्या बोल रही हो? रश्मि काव्या से बोली, सही बोल रही हूँ, लास्ट टाइम बेचारे ने खाने के पैसे दिए,
तो पैदल चलकर कंपनी जाने की नौबत आ गई थी। वो तो मैंने बेचारे को देख लिया और मुझे दया आ गई। फिर मैंने इसको कंपनी तक छोड़ा। काव्या अखिल की तरफ देखने लगी। अखिल चिढ़ से रश्मि से बोला, मुझे कैब नहीं मिल रही थी इसलिए मैं पैदल जा रहा था। और दूसरी बात, तुम मेरे पास आई थी और मुझे जबरदस्ती लिफ्ट लेने पर मजबूर किया। तो अब यह नाटक मत करो। रश्मि हंसते हुए बोली, अरे कूल डाउन, इतना भी क्या जल रहे हो। लिफ्ट तो ली ना तुमने, यह पॉइंट है। अखिल रश्मि को उंगली दिखाते हुए बोला, तुम। पर अखिल की उंगली दिखाते ही रश्मि तो अखिल के ऊपर ही चढ़ते हुए उसकी उंगली पकड़कर बोली, हाँ मैं, बोलो क्या करोगे। लड़की समझकर हेकड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ज्यादा उंगली की तो उंगली तोड़कर नाक में घुसा दूंगी। अखिल रश्मि को घूरते हुए पीछे होने लगा। काव्या ने अपना सिर पीट लिया और रश्मि को अखिल से दूर करते हुए बोली, अरे लड़ क्यों रही हो रश्मि, इससे पूछो। मैं मुंह से बात कर रही थी तो उंगली क्यों दिखाई। बोलते हुए रश्मि फिर अखिल की तरफ बढ़ते हुए बोली, आज तो इसकी उंगली ही तोड़ देती हूँ। काव्या, अरे जरा सी बात पर इतना क्यों भड़क रही हो। रश्मि, जरा सी बात, इसने मुझे बदतमीज बोला, वो भी 4 लोगों के सामने। इसको अब दिखाती हूँ मैं कितनी बड़ी बदतमीज हूँ। काव्या रश्मि को रोकने लगी। अखिल रश्मि को देखकर बोला, ओ, तो तुम मुझे उस दिन के लिए पॉइंट कर रही हो। रश्मि, तो तुमको क्या लगा ऐसे ही जाने दूंगी। काव्या रश्मि को शांत कराते हुए बोली, प्लीज तुम दोनों लड़ना बंद करो। सभी लोग हम तीनों को ही देख रहे हैं, क्यों तमाशा कर रहे हो। रश्मि, मैं तमाशा कर रही हूँ कि इस घोंचू ने मुझे उकसाया। काव्या, अखिल ने कुछ नहीं किया, शुरू तुमने किया। और अब तुम शांत भी हो जाओ। रश्मि, तू मेरी दोस्त होकर इसका साइड ले रही है। काव्या, मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ, मैं बस शांत रहने को बोल रही हूँ। रश्मि मुंह फुलाकर बोली, हो गई शांत। काव्या मुस्कुरा दी और रश्मि का हाथ पकड़कर अपनी प्यास वाली चेयर पर बैठाकर बोली, तुम मुंह मत फुलाया करो। अखिल काव्या की बात पर रश्मि को देखकर बोला, हाँ सही कहा, वैसे ही फूलन देवी है और मुंह फूलने पर तो पैरासूट लगने लगोगी। रश्मि अखिल को घूरते हुए काव्या से बोली, अब बोल इसको, यह क्यों मुझे छेड़ रहा है। काव्या ने अखिल की तरफ देखा तो अखिल धीरे से सॉरी बोलकर सामने चेयर पर बैठ गया। काव्या भी बैठ गई। उसने टाइम देखा तो उसने मिस्टर मित्तल को जो टाइम दिया था उसमें अभी आधा घंटा बाकी था। काव्या भी निश्चिंत होकर बैठ गई और दोनों से बोली, आप दोनों कौन सी कॉफी लोगे। अखिल, मुझे मिल्क वाली पर थोड़ी डार्क। रश्मि, मुझे भी मिल्क वाली पर विदाउट शुगर। अखिल धीरे से बोला, मीठा नहीं पीती है तभी ऐसी मिर्ची है। रश्मि घूर कर अखिल को देखने लगी तो अखिल अपनी नजरें इधर उधर करने लगा। काव्या बोली, ओके मैं ऑर्डर देकर आती हूँ। तो रश्मि को सोचकर बोली, रुक मैं ऑर्डर देकर आती हूँ। बोलकर रश्मि अखिल को घूरते हुए चली गई। रश्मि को देखकर अखिल काव्या से बोला, इतनी खतरनाक दोस्त कैसे बन गई तुम्हारी। काव्या मुस्कुरा दी और बोली, खतरनाक से ज्यादा स्वीट है। अखिल, स्वीट और ये तीखी मिर्ची है, मुझे तो इसके आसपास होने से ही डर लगता है। काव्या हंस दी तो अखिल काव्या को देखने लगा। काव्या फिर अखिल से बोली, आप किसको स्टेशन पिक करने जा रहे हैं। अखिल, अरे आज माँ वापस आ रही है ना, उनको ही लेने आया था। बोलते हुए अखिल ने अपना फोन निकाला और ट्रेन का स्टेटस चेक किया और फिर बोला, अभी थोड़ा टाइम है, कॉफी पी के निकलता हूँ। स्टेशन पहुँचने में भी थोड़ा टाइम जाएगा। काव्या ने अपना सिर हिला दिया। अखिल फिर बोला, अरे तुमने मुझे अपना नंबर तो दिया नहीं, मुझे कभी जरूरत होगी तो तुमसे कांटेक्ट कैसे करूंगा। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, मुझे खुद अपना नंबर नहीं पता। अखिल, ओके मेरा नंबर लेकर मुझे कॉल करो। जब तक अखिल ने काव्या से नंबर लिया, रश्मि कॉफी लेकर आ गई और दोनों के सामने उनकी कॉफी रखकर अपनी कॉफी लेकर एक शरारती मुस्कान के साथ अखिल को देखने लगी। अखिल ने भी कॉफी उठाई और एक घूंट पिया तो उसके मुंह से धुआं निकल गया। कॉफी जरूरत से ज्यादा डार्क थी। रश्मि ने कॉफी के ऊपर डिजाइन बनवा दी थी तो कॉफी के कलर से समझ नहीं आया। इतनी डार्क कॉफी कम थी कि रश्मि कॉफी बिना शुगर के लेकर आई थी। एक घूंट पीते ही अखिल खांसते हुए रश्मि को देखने लगा। रश्मि अखिल को देखकर मुस्कुरा दी। काव्या अखिल से बोली, क्या हुआ आपको। अखिल रश्मि को घूरते हुए बोला, तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैंने आज लंच भी नहीं किया और तुमने पहले मेरा टाइम वेस्ट कर दिया और अब कॉफी भी तुम ऐसी लेकर आई हो, तुम तो आज गई। बोलकर अखिल अपनी चेयर से उठा और रश्मि की तरफ बढ़ा। वैसे ही रश्मि ने अपने बैग से परफ्यूम निकाला और अखिल के सामने स्प्रे करने लगी।
अखिल और खांसने लगा। काव्या भी खांसते हुए रश्मि को हैरानी से देखते हुए बोली, ये क्या कर रही हो? रश्मि ने स्प्रे बंद किया और काव्या की बात को इग्नोर करते हुए अखिल से बोली, तुम घोंचू, मुझे सबक सिखाओ। अखिल छींकते हुए बोला, तुम मैन परफ्यूम यूज करती हो, वो भी इतना हार्ड? मुझे तो पहले से डाउट था। रश्मि खड़ी हुई और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए चिढ़कर बोली, ओह हेलो, ये अपने पापा के लिए लिया मैंने, और तुमको आया डाउट था हाँ? अखिल रश्मि को चिढ़ाने के उससे बोला, भाई जो तुम समझ रही हो। रश्मि आंखें बड़ी करके बोली, मैं क्या समझ रही हूँ, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। काव्या दोनों को फिर लड़ता देखकर बोली, यार प्लीज, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए हो। रश्मि, ये शुरू कर रहा है। अखिल, मैं खत्म भी कर देता हूँ, जा रहा हूँ मैं। तुम थी तो मुझे कुछ नसीब होगा, ये उम्मीद ही क्यों लगाई। मनहूस लड़की, काफी तक नहीं पीने दी। रश्मि हैरानी से मुंह खोलकर बोली, क्या बोला तुमने? अखिल, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, तुम साइड हटो। फिर काव्या से बोला, काव्या, मैं तुमको कंपनी में मिलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बोलकर अखिल रश्मि को एक नज़र घूर कर चला गया। रश्मि भी अखिल को जाता देखकर घूम रही थी और काव्या उसे बोली, क्या यार, ऐसे क्यों किया तुमने? सारी कॉफी परफ्यूम डालकर खराब कर दी। रश्मि अपने हाथ में पकड़ी कॉफी पीते हुए बोली, मेरी तो अच्छी है। काव्या ने अपना सिर नामे हिला दिया और बोली, तो महारानी मेरे लिए दूसरी ला दो। तुम दोनों की लड़ाई से मेरे सर में दर्द हो गया है। रश्मि होके बोली और कॉफी पीते हुए चली गई। काव्या अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गई कि उसकी नज़र सामने गई, जहाँ से एकांश उसकी तरफ आ रहा था। काव्या एकांश को वहां देखकर हैरान हो गई। काव्या की आंखें फैल गईं, वो अपने आप से बोली, सर यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सोच ही रही थी कि एकांश काव्या के पास आया और वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। काव्या अलग ही एकांश को देखकर घबरा गई थी। एक तो एकांश आ गया था, अब वो मिस्टर मित्तल से कैसे मिलेगी? ऊपर से काव्या रश्मि के साथ थी। हर एक दिन नहीं हुआ था एकांश को काव्या को धमकी दिए हुए, और उसने भी एकांश से प्रॉमिस किया था और उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अब एकांश उसको तोड़ देगा। काव्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी और एकांश जो खुशी खुशी वहां आया था, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। एकांश टेबल पर दो कॉफी के कप देखकर गुस्से में आ गया था। ऊपर से काव्या के कपड़ों से मैन परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, तो एकांश का गुस्सा अलग ही लेवल पर था। काव्या घबराई हुई खड़ी थी। एकांश गुस्से में बोला, तुम यहाँ किसी और के साथ कॉफी पर आई हो? काव्या की आंखें और बड़ी हो गईं। एक तो वो वैसे ही डरी हुई थी, ऊपर से एकांश को गुस्से में देखकर उसकी हवा टाइट हो गई थी। एकांश काव्या को घूरते हुए बोला, किसके साथ कॉफी पर आई थी? काव्या डरकर कुछ बोलती उससे पहले ही अखिल भागते हुए वहां आया और बिना एकांश पर ध्यान दिए हाँफते हुए बोला, मैं तो अपना फोन यहीं भूल गया। वो इतना ही बोला था कि सामने खड़े एकांश को देखकर उसके बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। एकांश अपनी लाल पड़ी आंखों से अखिल को ही देख रहा था। अखिल को समझ नहीं आया कि एकांश पहले तो वहां क्या कर रहा है और दूसरा उसको ऐसे गुस्से में क्यों देख रहा है। उसने ऐसा क्या किया? पर अखिल को लेट हो रहा था, इसलिए वो चेयर पर रखा अपना फोन उठाते हुए बोला, हेलो सर। एकांश ने कोई जवाब नहीं दिया। एकांश को देखकर काव्या भी डर गई थी। अब तो उसके मुंह से और शब्द भी नहीं निकल रहे थे। एकांश के कोई जवाब न देने पर अखिल को भी अजीब सा डर महसूस होने लगा। तभी अखिल का फोन बजा। अखिल का ध्यान टूटा और उसने फोन देखा तो उसकी माँ का कॉल था। अखिल ने कॉल पिक की, फिर अपनी माँ की बात सुनकर बोला, हाँ माँ, मैं बस आ रहा हूँ। बोलकर अखिल ने कॉल कट किया और एकांश से बोला, सर मैं चलता हूँ, माँ को स्टेशन से पिक करना है। बोलकर अखिल वहां से जल्दी में चला गया, पर उसके दिमाग में अभी भी यही बात चल रही थी कि एकांश यहाँ क्या कर रहा है। उसकी तो मीटिंग थी ना, और वो इतने गुस्से में क्यों था। पर अब अखिल को काव्या की चिंता हो रही थी, लेकिन काव्या के साथ रश्मि है और रश्मि तो किसी को नहीं देखती। कुछ भी बोलने से पहले अगर एकांश ने काव्या पर गुस्सा किया तो रश्मि हैंडल कर लेगी, सोचते हुए अखिल वहां से चला गया। अखिल के जाते ही एकांश गुस्से में पर धीमी आवाज में काव्या से बोला, घर चलो। काव्या डर से एकांश को देखने लगी। एकांश ने काव्या के शोल्डर पर हाथ रखा और चिढ़ में धीरे से बोला, मुझे पसंद नहीं हमारे बीच की बातें चार लोगों के बीच तमाशा बने, तो इज्जत से चलो। बोलकर एकांश काव्या को शोल्डर से पकड़े आगे बढ़ने लगा। काव्या एकांश के साथ चलने लगी। एकांश काव्या को लेकर कार के पास आया
और उसको अंदर बैठाकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। काव्या डर से एकांश को देख रही थी। एकांश इतने गुस्से में क्यों है, वो ये बात अभी तक नहीं समझ पाई थी। एकांश गुस्से में फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। 1.5 घंटे का रास्ता 40 मिनट में खत्म हो गया था और काव्या की डर से हवा निकल गई थी। उसको तो एकांश की इतनी खतरनाक ड्राइविंग से डर लग रहा था कि आज वो घर नहीं सीधा भगवान के घर जाएगी। पर जब एकांश ने घर के बाहर गाड़ी रोकी तब जाकर काव्या की सांस में सांस आई। एकांश कार से उतरकर सीधा घर के अंदर चला गया। काव्या भी सहारा लेकर बाहर आ गई। उसका सिर घूम रहा था पर उसकी एकांश को रोकने की या उससे मदद मांगने की हिम्मत नहीं थी। काव्या भी सहारा लेते हुए रूम के पास आ गई, लेकिन रूम के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। रूम के बाहर से ही रूम के अंदर की एक अलग सी शांति, एक अलग से डर वाली फीलिंग काव्या को बाहर से ही महसूस हो रही थी। और ऊपर से एकांश गुस्से में रूम में ही गया था तो काव्या को एक अलग ही डर लग रहा था, कहीं एकांश उसको गुस्से में जान से न मार दे। पर काव्या के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो डरते हुए अंदर आई तो रूम में नाइट लैम्प भी नहीं जल रहा था। पूरे रूम में घनघोर अंधेरा था। काव्या ने सोचा अच्छा है वो शांति से स्टडी रूम में चली जाती है। वो 2 कदम आगे ही बढ़ी थी कि एकांश ने उसको पकड़कर दीवार से लगा दिया। काव्या डर से चीख दी। एकांश एक हाथ से काव्या का मुंह बंद करते हुए बोला, तुम अखिल के साथ कॉफी पर गई थी, तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरे आने से पहले उसको जाने को बोल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। काव्या ने डर से आंखें बड़ी कर लीं। उसको एकांश की गुस्से से भरी आवाज से समझ आ रहा था कि एकांश इस टाइम कितने गुस्से में है, पर उसको एकांश दिख नहीं रहा था और ना ही डर की वजह से उसको एकांश की बातें ठीक से समझ आईं। एकांश फिर चिल्लाते हुए बोला, बोलो क्यों झूठ बोला। काव्या ने डर से अपनी सांस 1 सेकंड को रोक ली और कुछ बोलने लगी, पर एकांश का हाथ उसके मुंह पर था तो वो क्या बोल रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एकांश ने काव्या के मुंह से हाथ हटा लिया तो काव्या लंबी सांस भरने लगी। एकांश उसकी बाजू कसकर पकड़ते हुए बोला, तुमसे बोला था ना दूर से दोस्ती करना, उसके बाद भी तुमने उसको हक करने की परमिशन दी। काव्या की आंखें और बड़ी हो गईं और वो डरते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं। एकांश गुस्से में चिढ़कर बोला, तो बिना हक किए तुम्हारे कपड़ों से मैन परफ्यूम की स्मेल आ रही है, वो भी इतनी हार्ड। काव्या की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, पर वो कुछ बोलती उससे पहले एकांश ने उसको गोद में उठा लिया। काव्या की सांसें फिर अटक गईं और वो अटकते हुए बोली, कहाँ ले जा रहे हो मुझे। एकांश ने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ दूर चलकर फिर काव्या को नीचे उतारकर खड़ा कर दिया। काव्या फिर एकांश से कुछ बोलने ही जा रही थी कि अचानक से उसके सिर पर पानी गिरने लगा। काव्या फिर डर से चीख दी। एकांश ने काव्या को बाजू से पकड़कर बिल्कुल अपने पास लाया और बोला, तुमको कल ही प्यार से समझाया, तुमको समझ नहीं आया ना, क्या चाहती हो तुम। अचानक से एकांश की आवाज इतने पास से आने से काव्या डर से सहम गई। उसके मुंह से फिर शब्द नहीं निकले, लेकिन एकांश ने काव्या को इतनी कसकर पकड़ा था कि उसको अपनी बाजू में दर्द हो रहा था। काव्या दर्द की वजह से हिम्मत करके बोली, सर प्लीज छोड़िए, मुझे लग रहा है। आप क्या कर रहे हैं। एकांश ने काव्या की बाजू छोड़ दी और उसके बालों में हाथ डालते हुए उसको अपने और पास ले आया और उसके सर से सर लगाकर बोला, और जो तुमने किया, हर बार तुम मुझसे झूठ बोलती हो और अब फिर नासमझी का नाटक कर रही हो। तुम इतनी भी नासमझ नहीं हो। काव्या की सांसें फिर अटकने लगीं। उसको कुछ दिख नहीं रहा था, पर वो फील कर सकती थी एकांश और वो दोनों शॉवर के नीचे खड़े हैं। एकांश के काव्या के सिर से सिर लगाने से एकांश के सिर का पानी निकलकर उसके फेस पर गुजर रहा था। कोई दूर से देखे तो वो एक लवली कपल जैसे लगेंगे जो शॉवर के नीचे खड़े रोमांस कर रहे हों। पर काव्या एकांश की सांसों से ये भी महसूस कर सकती थी कि एकांश इस टाइम कितने गुस्से में है। एकांश की पकड़ उसके बालों पर भी थोड़ी कसी थी। काव्या को बालों में तेज दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसको अपने बाल दबे हुए से महसूस हो रहे थे। काव्या शांत थी कि एकांश की फिर चिढ़ भरी आवाज आई, तुम मुझसे चाहती क्या हो। काव्या अपने ख्यालों से बाहर आई और अपना सिर एकांश से दूर करने लगी, पर एकांश ने उसको ऐसा करने नहीं दिया। तो काव्या मचलने लगी और एकांश से दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे, ये क्या बदतमीजी है। एकांश गुस्से में दूसरे हाथ से काव्या को कमर से कसकर पकड़ते हुए बोला, बदतमीजी, वो तो मैंने आज तक की ही नहीं, पर आज मन कर रहा है
जो तुमने अभी कपड़े पहने हैं उनको हटाकर आग लगा दूं। काव्या की आंखें फट गईं और वो घबराते हुए बोली, ये क्या बकवास है? आप पागल हो गए हैं? छोड़िए मुझे। एकांश चिढ़ते हुए बोला, छोड़ने के लिए हाथ नहीं थामा था तुम्हारा। काव्या एकदम से शांत पड़ गई। एकांश गुस्से में बोला, झूठ की वजह, मना करने के बाद भी डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया तुमने। काव्या को फिर समझ नहीं आया एकांश किस बारे में बात कर रहा है। फिर उसको लगा कहीं एकांश ने रश्मि को तो नहीं देख लिया, इसलिए इतने गुस्से में है। पर अब काव्या एकांश के इस बिहेवियर से तंग आ गई थी। रश्मि उसकी दोस्त थी तो एकांश कौन होता है उसको रोकने वाला या रश्मि से डिस्टेंस मेंटेन रखने को बोलने वाला। उसको अपने दोस्तों से मिलने का, उनसे बात करने का, आज़ादी पाने का पूरा हक है। इसलिए काव्या इस बार अपने हक की आवाज़ उठाते हुए बोली, दोस्तों से मिलने से क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे दोस्त, मेरी मर्जी। आप हर चीज़ में मेरे ऊपर हुकूमत नहीं चला सकते। आपके दोस्त नहीं हैं या फिर आप उनसे नहीं मिलते तो ये आपकी प्रॉब्लम है, पर वो रूल आप मेरे ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे मिलूंगी भी और बात भी करूंगी। और अब तो मैं डंके की चोट पर मिलूंगी। मैं जितना शांत रहती हूँ आप उतना दबाकर रखने की कोशिश करते हो मुझे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप किस अधिकार से मेरे ऊपर रौब झाड़ते हो। आखिर रिश्ता क्या है हमारा, जो हर टाइम आप मुझे ऑर्डर देते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं उन ऑर्डर को फॉलो करूं। तो क्यों करूं? मैंने कोई आपसे कर्जा नहीं लिया है जो आप मुझे दबाओगे और मैं दबती चली जाऊंगी। बस बहुत हो गया है, अब मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। मैं आज ही चली जाऊंगी। काव्या की बातें सुनकर एकांश का गुस्सा और बढ़ गया और वो काव्या के ऊपर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो? काव्या के मुंह से दर्द में आह निकल गई। वो फिर एकांत से छूटने के लिए मचलते हुए बोली, छोड़िए मुझे। और सोचना क्या है? मैं कोई सामान थोड़ी ना हूँ जिसको आप अपने मतलब के लिए यूज करो। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है और वैसे भी कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से हम साथ रहें। एकांश गुस्से में बोला, तुमको मेरे साथ रहने के लिए किसी वजह की जरूरत है? हमारा रिश्ता काफी नहीं है? काव्या, कौन सा रिश्ता? वो शादी जिसको बस आपने अपने किसी मतलब के लिए की। एकांश, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने अपने किसी मतलब के लिए तुमसे शादी की? काव्या, मैं गधी नहीं हूँ, इतना तो समझ आता है मुझे। एकांश, समझ ही तो नहीं आता तुमको। काव्या, मुझे समझना ही नहीं है, मुझे बस जाना है। बहुत हो गया है अब, मैं तंग आ चुकी हूँ आपसे। एकांश, तुम मुझसे तंग आ गई हो? काव्या, हाँ आप छोड़िए। एकांश ने चिढ़ में काव्या को छोड़ दिया और बोला, ठीक है जाओ। काव्या 2 सेकंड शांत हो गई। एकांश ने उसको इतनी आसानी से छोड़ दिया, पर वो ये मौका नहीं गंवाना चाहती थी। इसलिए बाहर जाने के लिए अंधेरे में अपने हाथ इधर उधर करते हुए एक कदम बढ़ी ही थी कि एकांश बोला, यह सोचा है तुम जाओगी कहाँ? काव्या अपनी ही जगह जम गई। अब वो रश्मि के घर तो जा नहीं सकती थी और उसके माँ पापा का घर, जब वो उसका फोन ही नहीं उठाते हैं तो घर में जगह ही क्या देंगे। पर काव्या एकांश के साथ भी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए बोली, दुनिया बहुत बड़ी है। एकांश एक फेक स्माइल के साथ बोला, और उस बड़ी दुनिया में कल जो तुमको लोग मिले थे उन लोगों की भरमार है। काव्या के जहन में फिर कल वाला हादसा घूम गया और वो अंदर से सिहर गई। एकांश ने काव्या को शांत देखकर उसका हाथ पकड़ा और अपने पास लाकर बोला, चेंज कर लो। काव्या नासमझी से शांत रही। एकांश ने फिर उसके हाथ में बाथरूम पकड़ाते हुए कहा, जो गलती आज हुई है दोबारा ना हो। नेक्स्ट टाइम प्यार से नहीं समझाऊंगा। काव्या ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और अपने मन में बोली, तो जो अभी तक हुआ उसको ये प्यार से समझाना बोलते हैं? तो गुस्से में जब समझाएंगे तो क्या हाल करेंगे मेरा? एकांश काव्या से दूर हो गया और बोला, हस्बैंड वाइफ है हम और पूरा अधिकार है मेरा तुम्हारे ऊपर, तो दोबारा से मेरे साथ बकवास मत करना। बोलकर एकांश वहां से जाते हुए बाथरूम की लाइट ऑन करते हुए बाहर चला गया। काव्या के मुंह पर एकदम से लाइट पड़ी तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर वो जब तक आंखें खोलकर एकांश को देखती, एकांश बाथरूम का डोर बंद करके बाहर जा चुका था। काव्या वहीं बाथटब के कॉर्नर पर मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई और अपने आप से ही बोली, अजीब ही प्रजाति का आदमी है, एकदम से गुस्सा हो जाता है और एकदम से नॉर्मल है। क्या पीस, समझ ही नहीं आता। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, घंटा बोल तो ऐसे रहा है जैसे सच में रिश्ता मानता हो।
सोचता है अपनी हरकतों से मुझे चूना लगा देगा, पर मेरे माथे पर भी पागल नहीं लिखा है। और मैं अपनी सच्चाई बहुत अच्छे से जानती हूँ। कितने पानी में हूँ मैं। औकात से बाहर सपने देखने का ना मेरी औकात ना हिम्मत है। बोलते हुए काव्या के फेस पर दर्द भरी मुस्कान आ गई और वो सामने गिलास में अपने सामने रंग को देखने लगी। फिर आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए बोली, अगर दिल से रिश्ता मानता तो ऐसे टॉर्चर नहीं करता। ना मैं कहीं जा सकती हूँ, ना अपनी दोस्त से बात कर सकती हूँ। ये कैसा पाबंदियों वाला रिश्ता है। रिश्ता कम, जेल ज्यादा लगता है। काव्या बोल रही थी, गीली होने की वजह से उसको छींकें आने लगी। काव्या ने गहरी सांस ली और चेंज कर लिया, पर उसको बाहर जाने में अजीब लग रहा था। वो बाथरूम में एकांश के सामने जाने में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए वो फिर टब के किनारे बैठ गई और एकांश के बारे में सोचने लगी। अभी 10 मिनट बाद भी काव्या बाहर नहीं आई तो एकांश बाथरूम के पास आकर बोला, आज रात बाथरूम में सोने का इरादा है। काव्या मुंह बनाकर डोर की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, इस आदमी को कैसे भी चैन नहीं है। मैं बाथरूम में सोऊं या छत पर, इनको पता नहीं कितनी उंगली रहती है। काव्या बड़बड़ा रही थी कि एकांश फिर बोला, मेरे पास बाथरूम की सेकंड की है। अगर तुमको बाहर आने में तकलीफ हो रही है तो मैं अंदर आ जाता हूँ। काव्या तुरंत उठकर खड़ी हो गई और जल्दी से बाथरूम की डोर ओपन करके बाहर आ गई। लेकिन एकांश को देखकर उसके कदम बाथरूम के बाहर ही रुक गए। एकांश बाहर ही थोड़ी दूर पर बॉल से टेक लिए एक पैर बॉल पर लगाए खड़ा अपने फोन में कुछ कर रहा था। काव्या एकांश को देखने लगी। एकांश ने चेंज कर लिया था, पर उसके बाल अभी भी गीले थे और बिगड़े हुए थे। एकांश ने अपने बाल सेट नहीं किए थे, जिससे उसके कुछ छोटे छोटे बाल उसके फोरहेड पर थे। काव्या को एकांश क्यूट सा लग रहा था। शायद एकांश को जुकाम हो गया था, तो उसकी नाक भी हल्की लाल थी। एक तो गोरा दूध सा रंग, ऊपर से हल्की लाल नाक। एकांश बड़ा ही प्यारा लग रहा था। काव्या को उसका मन तो कर रहा था कि वो एकांश की नाक खींच ले, पर वो ऐसा अपने ख्यालों में भी नहीं सोच सकती थी। एकांश उसकी पहुंच से बहुत दूर था। वो बस दूर से उसको निहार सकती थी। काव्या एकांश को देख रही थी कि एकांश अपनी नजरें फोन से हटाकर बोला, निहार लिया कि अभी कुछ बाकी है। काव्या हड़बड़ा गई और इधर उधर देखते हुए बोली, वो, पर उसके पास बोलने को कुछ शब्द नहीं थे, तो वो चुप ही हो गई और जल्दी से स्टडी रूम की तरफ जाने के लिए बढ़ी, पर एकांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। काव्या ने एक सेकंड को अपनी आंखें भींच लीं और एकांश की तरफ बिल्कुल पलटी नहीं और अपना हाथ छुड़ाने लगी। एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर लीं और काव्या को खींचकर अपने सामने खड़ा कर लिया। काव्या ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। एकांश काव्या को घूरते हुए बोला, तुमको कोई बीमारी है क्या? हर टाइम भागती रहती हो। ओलंपिक में पार्ट लेने वाली हो क्या? काव्या अपनी नजरें एकांश से चुराते हुए बोली, मुझे सोने जाना है। एकांश, तो मैंने कब बोला तुम जगराता करो? काव्या ने एक नज़र एकांश को देखा, फिर बोली, हाथ छोड़िए मेरा, मुझे सोने जाना है। एकांश, तुम ऐसे सोगी? काव्या ने अपनी आईब्रो जोड़ ली। फिर उसको ध्यान आया, अरे उसने तो बाथरोब पहना है। वो फिर अनकंफर्टेबल होने लगी तो एकांश उसके सर पर टैप करते हुए बोला, कपड़े पहन लो, ऐसे सोओगी तो ठंड से फीवर चढ़ जाएगा। बोलते हुए एकांश ने काव्या का हाथ छोड़ दिया। काव्या ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से कबर्ड की तरफ जाने लगी। तभी उसका ध्यान टेबल पर गया तो उसके लिए नाइट सूट पहले से एकांश ने निकाल कर रखा था, पर काव्या ने वो सूट नहीं उठाया और कबर्ड से अपने लिए कुर्ता पैजामा निकालकर बाथरूम में चली गई। एकांश ने अपना सिर नामे हिला दिया। काव्या तुरंत ही चेंज करके आ गई और चुपचाप नजरें नीचे किए हुए स्टडी रूम में जाने लगी। एकांश ने उसको रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? काव्या रुक गई और पलटकर एकांश को देखने लगी। एकांश बैठ के एक कॉर्नर पर पैर डाले लैपटॉप लेकर बैठा था। काव्या थोड़ा हिचकिचाकर बोली, स्टडी रूम में। एकांश, क्यों? काव्या ने फिर अपनी आईब्रो जोड़ ली और बोली, सोने। एकांश, आज से तुम मेरे साथ इस बेड पर सोओगी। काव्या की आंखें और बड़ी हो गई। वो कुछ बोलती उससे पहले एकांश बोला, आज के लिए तुमने मेरा बहुत मूड खराब कर लिया है। अब अपनी बकवास से और मत करना। काव्या ने मुंह बनाकर एकांश को देखा और बिना कुछ बोले स्टडी रूम के डोर के पास आई और डोर ओपन करने लगी तो डोर लॉक था। काव्या शॉक हो गई और पलटकर एकांश की तरफ देखा तो एकांश नॉर्मल बैठा लैपटॉप में कुछ लिख रहा था। काव्या बोली, स्टडी रूम का डोर लॉक है। एकांश काम करते हुए ही बोला,
मैंने ही किया है। काव्या हैरानी से बोली, क्यों? एकांश, क्योंकि तुमने मेरी बात एक बार में ना सुनने की कसम खाई है। काव्या नासमझी से एकांश को देखने लगी। एकांश भी काव्या की तरफ देखकर बोला, मैंने तुमसे कहा आज से तुम मेरे साथ सोओगी, तुमने एक बार में सुना? काव्या थोड़ा नाराज होते हुए बोली, मैं आपके साथ बेड शेयर नहीं करने वाली। एकांश, ठीक है, फिर ठंड में जमीन पर सो। फिर बीमार पड़ी तो मुझसे सेवा करने की उम्मीद मत रखना। काव्या चिढ़कर बोली, आप मुझे स्टडी रूम की दे दीजिए। एकांश, मैंने अपना डिसीजन सुना दिया है, बाकी तुम डिसाइड कर लो। काव्या चिढ़ते हुए बोली, पर मैं आपके साथ एक बेड पर नहीं सो सकती। एकांश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, क्यों? काव्या शांत पड़ गई। एकांश काव्या को शांत देखकर बोला, हस्बैंड वाइफ हैं हम, मुझे नहीं लगता तुमको बेड शेयर करने में प्रॉब्लम होनी चाहिए। वैसे भी तुमने अभी अधिकारों की बात की थी ना, तो मुझे अब अपने सारे अधिकार हक से चाहिए। काव्या हैरानी से खड़ी एकांश को देख रही थी कि एकांश उसे देखते हुए बोला, आराम से पास में बैठकर भी देख सकती हो, मैं टैक्स नहीं लेता। काव्या ने अपनी नजरें इधर उधर कर ली और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि एकांश पहले बोला, कुछ मत बोलना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। ना मैं तुमको स्टडी रूम की देने वाला हूँ और ना ही इस रूम से बाहर तुमको जाने की परमिशन। बाकी बाथरूम को छोड़कर तुम कहीं भी सो सकती हो। काव्या ने मुंह बना लिया और बालकनी की तरफ जाने लगी। तो एकांश बोला, बालकनी भी रूम के बाहर आती है, फिर भी अगर तुमको कुल्फी बनने का शौक है तो आराम से बालकनी में जा सकती हो। काव्या ने मुंह चढ़ाकर एकांश को देखा और पैर पटकते हुए बालकनी का गिलास स्लाइड किया कि एक सर्द हवा का झोंका उसको छू कर गया और उसका शरीर कांप गया। काव्या ने तुरंत गिलास बंद कर दिया और ठंड से अपने आप को समेट लिया। एकांश काव्या को देखकर मुस्कुरा दिया। काव्या ठंड से बार बार गहरी सांस लेकर छोड़ रही थी कि तभी उसकी नज़र एकांश पर गई। तो एकांश को मुस्कुराता देख काव्या और चिढ़ गई और फिर से बालकनी का गिलास स्लाइड करने लगी, लेकिन एकांश ने आकर उसका हाथ पकड़े हुए गिलास फिर बंद कर दिया। काव्या चिढ़कर बोली, क्या प्रॉब्लम है आपको? एकांश ने अपनी आंखें छोटी की और काव्या को गोद में उठा लिया। काव्या अपने पैर चलाते हुए चिल्लाकर बोली, ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए मुझे। काव्या ने बोला ही था कि एकांश ने उसको बेड के ऊपर हाइट से छोड़ दिया। काव्या धम से बेड पर गिरी, पर गद्दे की वजह से उसको कहीं नहीं लगी। लेकिन काव्या मुंह खोलकर हैरानी से बोली, छोड़ दिया? एकांश मुस्कुरा दिया और झुककर काव्या का मुंह बंद करते हुए बोला, मुझे बराबर सुनाई देता है और मैं सामने वाले की बातें एक बार में समझ भी जाता हूँ, इसलिए छोड़ दिया। पर तुमको मेरी गोद में रहना था तो मैं फिर से उठा सकता हूँ। बोलते हुए एकांश ने काव्या की तरफ हाथ बढ़ाया तो काव्या जल्दी से पीछे खिसकते हुए बोली, मेरा मतलब था, ऐसे कौन छोड़ता है? एकांश, जवाब मिलने के बाद सवाल कौन करता है? अभी तुमने देखा कौन छोड़ता है, फिर क्वेश्चन किस बात का? काव्या मुंह फुलाकर बोली, आप बातों को इमरती जैसे मत घुमाया करो। एकांश फिर मुस्कुरा दिया और बोला, आई लव इमरती विद रबड़ी। खाने चलोगी? हल्की ठंड में गरम गरम इमरती खाने में मजा आएगा। काव्या आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या इतनी रात को? एकांश, हाँ तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी, चलो ट्राई करते हैं। काव्या अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। एकांश काव्या को घूरते हुए बोला, फिर किसके साथ जाना है तुमको? काव्या मुंह बनाते हुए बोली, अरे यार मुझे किसी के साथ नहीं जाना, आप मेरा सिर सच में गोल कर दोगे। एकांश, तुम पहले से गोल दिमाग की हो, कभी थाली में बैगन देखा है तुमने? तुम्हारा दिमाग भी वैसा है, इधर उधर डोलता रहता है, कभी एक जगह शांति से बैठकर सोचता ही नहीं है। काव्या चिढ़कर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, आपका दिमाग अच्छा है ना, तो खुश रहिए, मैं अपने इस बैगन जैसे दिमाग के साथ खुश हूँ। एकांश, तो चलो कुछ मीठा खाकर खुशी सेलिब्रेट करने चलते हैं। काव्या बेड पर लेट गई और ब्लैंकेट से अपने आप को पूरा कवर करते हुए बोली, मैं सो रही हूँ, आप ही चले जाओ। चिड़चिड़ में काव्या खुद ही बेड पर लेट गई और उसको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। पर एकांश मुस्कुरा दिया और दूसरी साइड आकर अपना लैपटॉप फिर से उठाकर अपनी गोद में रखते हुए बोला, तो तुम सोने जा रही हो? काव्या चिड़ में बोली, मैं तो जन्मों से सो रही हूँ। एकांश हंस दिया और बोला, ओके, जन्मों से सोई हुई इंसान। काव्या फिर कुछ नहीं बोली, लेकिन 2 मिनट की शांति के बाद ही उसको एहसास हुआ वो एकांश के बेड पर लेटी है और उससे कुछ दूरी पर एकांश बैठा है। काव्या के दिल की धड़कनें बढ़ गईं।
काव्या का गला डर से सूखने लगा। उसको ब्लैंकेट के अंदर घुटन सी होने लगी थी, पर उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अपने मुंह के ऊपर से ब्लैंकेट हटा सके या जरा भी हिल-डुल सके। काव्या को लग रहा था कि अभी वो खुद ही एकांत से इसलिए ही लड़ रही थी कि उसको बेड पर नहीं सोना, और अब वो खुद ही बेड पर लेट गई। अगर वो उठी तो पक्का एकांत उसका मजाक बनाएगा। इसलिए एकांत कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसने भी चुप ही रहने में भलाई समझी। पर काव्या का दम घुट रहा था, इसलिए उसने हाथ के पास से थोड़ा सा ब्लैंकेट खोल दिया, जिससे वो सांस ले सके। आधा घंटा होने पर आ गया था। एकांत अभी भी काम कर रहा था, पर काव्या को डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी कि तभी डोर पर नॉक हुआ। काव्या ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली और मन में बोली, इस टाइम रूम में कौन आया होगा। पर एकांत उठा और डोर के पास चला गया। काव्या ब्लैंकेट के अंदर से परेशान हो रही थी कि कौन होगा, पर उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर देखे। वो इतनी देर से सोने का नाटक जो कर रही थी, ऐसे उठेगी तो उसका भांडा फूट जाएगा। एकांश फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। काव्या सोच रही थी कि उसके कानों में एकांश की आवाज पड़ी, हाँ टेस्टी। काव्या ने मुंह सिकोड़ लिया और अपने मन में बोली, ये कुछ खा रहा है। बोलते हुए काव्या के पेट से भी आवाजें आने लगीं। उसने भी तो कुछ नहीं खाया था। एकांश की स्वाद लेकर खाते हुए आवाज सुनकर उसके मुंह में भी पानी आ गया, पर वो मजबूर थी, उठ नहीं सकती थी, और उठ भी गई तो एकांत से मांग के कैसे खाएगी। और अब तो इतनी रात हो गई है, सब सो गए होंगे। एकांत इस घर का बेटा है, इसलिए इसको खाना कभी भी बना के मिल जाता है, उसको थोड़ी ना मिलेगा। ऊपर से कहीं कोई कुछ बोल ना दे। डर से काव्या ने अपनी भूख और अपने मन को शांत कर लिया, पर 5 मिनट बाद ही उसके कानों में एकांत की आवाज पड़ी, अगर जन्मों की सोई इंसान कुछ टाइम के लिए उठ जाएगी तो हम शेयर करके टेस्टी टेस्टी इमरती खा सकते हैं। काव्या मुंह बनाकर ब्लैंकेट के अंदर से बोली, क्या ये इतना स्वाद लेकर इमरती खा रहा है। छी। अरे यार, इतनी रात को मीठा खाता कौन है। मैंने तो कुछ टेस्टी सा नमकीन खाने का सोचा था, पर यह तो मीठा निकला। पर क्या फायदा, इतना मीठा खाने के बाद भी तो यह इंसान कड़वा ही बोलता है। काव्या अपने आप से बड़बड़ा रही थी कि एकांश ने उसके फेस से ब्लैंकेट हटा दिया। काव्या की खुली आंखें फैल गईं और फिर उसने जल्दी से अपनी आंखें भींच ली। एकांश मुस्कुरा दिया और काव्या का फेस पकड़कर हिलाते हुए बोला, तुम सो नहीं रही हो, पता है मुझे। नाटक बंद करो अब। काव्या ने मासूम सा मुंह बना लिया और अपनी आंखें खोल लीं। एकांश बोला, उठो, साथ में स्वीट खाते हैं। काव्या ने और गंदा सा मुंह बना लिया और धीरे से बोली, मुझे मीठा पसंद नहीं है। एकांश, टेस्ट करके तो देखो। काव्या ने अपना मुंह सिकोड़ लिया तो एकांश ने साइड में रखी प्लेट से रबड़ी अपनी उंगली में ली और काव्या की जीभ में रख दी। काव्या की आंखें हैरानी से फट गईं, लेकिन जैसे ही उसके मुंह में रबड़ी का स्वाद लगा, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। रबड़ी काफ़ी टेस्टी थी और मीठी भी कम थी। काव्या को वैसे ही मीठा इतना खास पसंद नहीं था, वो बस कभी-कभार इत्तू सा मीठा खा लेती थी। बोले तो शगुन के नाम पर मुँह मीठा कर लेती थी, बाकी उसका मीठे से कोई लेना-देना नहीं था। ऊपर से वो एक बार अपनी किसी फैमिली मेंबर के घर फंक्शन में गई थी, तब उसको ज़बरदस्ती रबड़ी खानी पड़ी थी। वो इतनी मीठी थी कि काव्या को घर आने के बाद रात भर उल्टी हुई थी। तब से काव्या ने कसम खा ली थी कि भूखी मर जाएगी, पर मीठा तो कभी नहीं खाएगी। पर आज इतने सालों बाद एकांश के मीठा खिलाने पर उसने मीठा टेस्ट किया तो उसको अच्छा लगा। काव्या के एक्सप्रेशन देखकर एकांश बोला, टेस्टी है ना। काव्या ने अपनी पलकें झपका दी। एकांश, तो लेटी क्या हो, उठो, साथ में रबड़ी के साथ इमरती खाते हैं और टेस्ट आएगा। काव्या एकांश को देखने लगी। इस टाइम एकांश बिल्कुल बच्चों की जैसी हरकतें कर रहा था। शायद एकांश को मीठा इतना पसंद था कि वो मीठा देख के ही बच्चा बन जाता था। काव्या हल्का सा मुस्कुरा दी और उठकर बैठ गई। एकांश ने प्लेट काव्या के हाथ में पकड़ा दी तो काव्या की आंखें फिर बटने बन गईं और वो बोली, इतनी सारी मैं नहीं खा पाऊंगी। प्लेट में 4 इमरती और कटोरी भर के रबड़ी थी। इतना मीठा देख के तो काव्या का सिर ही घूम गया था। एकांश ने काव्या को आंखें छोटी करके देखा और उसके सिर पर टैप करते हुए बोला, तुम क्या अकेले खाने की सोच रही हो। काव्या एकांश को देखकर सोचने लगी, तो क्या एकांश भी उसके साथ एक प्लेट में खाने वाला है। काव्या का सोचना था, पर एकांश ने तो खाना भी शुरू कर दिया था। काव्या चुपचाप बैठी प्लेट पकड़े एकांश को देख रही थी। एकांश बड़े मजे से इमरती में रबड़ी लगाकर खा रहा था। एकांश काव्या को शांत देखकर बोला,
तुम क्या मुझे खाते देखकर पेट भरने वाली हो? काव्या ने अपनी नजरें इधर उधर कर लीं, पर उसको एकांश के साथ एक ही प्लेट में खाने में हिचक हो रही थी। काव्या सोच रही थी कि वो क्या करे, खाए या न खाए, कि एकांश ने इमरती उठाई और रबड़ी लगाकर काव्या के मुंह के पास ले जाकर बोला, खाओ। काव्या एकांश को देखने लगी। एकांश ने जबरदस्ती उसका मुंह खोलकर इमरती अंदर कर दी तो काव्या ने भी इमरती कट कर ली। लेकिन काव्या के दिल में करंट तब लगा जब उसकी झूठी इमरती एकांश खुद खाने लगा। काव्या को अपने दिल में इतना अजीब फील हो रहा था कि उसके मुंह में रखी इमरती उसके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। एकांश काव्या को देखकर बोला, तुमको पसंद नहीं आई क्या? काव्या ने इमरती अंदर की और बोली, अच्छी है। एकांश जो इमरती अपने मुंह में रखने ही जा रहा था तो काव्या के मुंह में रखते हुए बोला, तो फिर शर्मा क्यों रही हो? खाओ, मीठे के मामले में शर्माना नहीं चाहिए। काव्या के रेंगटे खड़े हो गए। एकांश ने अपनी झूठी इमरती उसको खिला दी। काव्या थोड़ा शौक में थी। ऐसा नहीं था वो इस सब बकवास में बिलीव करती थी कि किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। वो और रश्मि तो वेज रोल की आखिरी बाइट तक के लिए लड़ जाते थे और उसे एक आखिरी बाइट के भी 2 टुकड़े करके खाते थे। अगर रश्मि अपने मुंह में रोल दबा भी लेती थी तो काव्या पीछे से बाकी का रोल लेकर भाग जाती थी। पर एकांश के साथ शेयर करना ये काव्या के लिए कुछ अलग था, या फिर बहुत अलग था। वो कोई भी चीज़ एकांश के साथ शेयर करके खाएगी, ये बहुत बड़ी बात थी। चीज़ शेयर करना तो दूर, वो तो एक ही प्लेट में खाने का ही नहीं सोच सकती थी। लेकिन एकांश कुछ तो अलग था। काव्या बस सोचती रह जाती थी और एकांश वो काम कर जाता था। कभी कभी तो काव्या को लगता था, क्या एकांश को फर्क नहीं पड़ता वो कैसा दिखता है और वो कैसी दिखती है। कभी कभी एकांश तो ऐसे बिहेव करता है जिसको देखकर लगता है जैसे वो बाकी सुंदर लड़कियों जैसी सुंदर और अट्रैक्टिव है और एकांश उसको पसंद करता है। फिर काव्या के दिमाग में वही ख्याल आ जाता है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। जब तक एकांश का काम उससे निकल रहा है या आगे निकलने वाला है, उसकी वजह से एकांश उसकी केयर करता है या ये सब नाटक करता है। जिस दिन वो काम वो मतलब पूरा हो जाएगा, एकांश उसको टिश्यू पेपर के जैसे डस्टबिन में फेंक देगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।